बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड में नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हैं। आगाज किस्त में सुल्तान अहमद और महमूद से पूछते हैं कि क्या आप जनाब कारासू से मिले हैं। दोनों कहते हैं सुल्तान हम मिले हैं। महमूद कहते हैं कि मेरे बेटे सबाहुद्दीन ने हमारी मदद की है। अहमद कहते हैं सुल्तान जनाब कारासू ने हमें बताया कि हम इस तंजीम से कैसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इस निशान की मदद से इस तंजीम से राब्ता कर सकता है, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म हमें बहुत देर हो चुकी है। ये जालिम हैकलर पहले ही इनसे राब्ता कर चुका था। सुल्तान फरमाते हैं हमें फौरन इस तंजीम से राब्ता करना होगा। अहमद कहते हैं सुल्तान मैं जनाब कारासू की बातों पर यकीन रखता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तंजीम से दोबारा राब्ता करने में महीनों का वक्त लग सकता है। सुल्तान फरमाते हैं ये रास्ता अब मजीद खुला नहीं है पाशा। फिर वहाँ पर खलील खालिद पहुँच जाते हैं। खलील कहते हैं कि हमारे जासूस काम कर रहे हैं, हम तमाम खबरों को अहमियत दे रहे हैं। हमें खास नई किस्म की दूरबीन के बारे में मालूम हुआ है। ये एक खास किस्म की दूरबीन है जिसे राइफल पर इस्तेमाल किया जा सकता है 900 मीटर की मुअस्सर हद तक, मगर दारुल हुकूमत में बंदूकों के गोदामों में ऐसा कोई राइफल नहीं है। हमने अपनी फौज से भी पूछताछ की है, लेकिन फौज ने ऐसी किसी चीज का भी हुक्म नहीं दिया है। सुल्तान फरमाते हैं बताइए खरीदार कौन है। खलील कहते हैं मैं माफी चाहता हूँ सुल्तान, दूरबीन पहले ही मौसूल हो चुकी थी, हमें बाद में इसकी खबर मिली, लेकिन इस पते पर एक और खत भेजा गया है जिस पर पहले दूरबीन भेजी गई थी। सुल्तान फरमाते हैं तरसील के पते के बारे में क्या मालूमात है, क्या हम इसे जानते हैं। खलील कहते हैं एक पोस्ट बॉक्स इस दूरबीन को किसी कत्ल में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जा सकता है जो आपके लिए तरतीब दिया गया होगा। खलील भी कहते हैं कि सुल्तान हमें इसी बारे में शक है। सुल्तान फरमाते हैं ठीक है, पोस्ट बॉक्स से लिफाफा कैसे मिला। खलील कहते हैं यही तो सबसे अजीब मामला है सुल्तान, हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। मेरे ख्याल में अगर हम इस पोस्ट बॉक्स को खोलें तो हमें निशानात मिल सकते हैं जो हमें इस घरों की तरफ ले जाने का बाइस बनेंगे। सुल्तान फरमाते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है खलील, पोस्ट बॉक्स को खोलिए, वो निशानात जो हमें इसके घरों की तरफ ले जा सकते हैं। मंजर पलटता है, समित हैकलर से मिलने पहुंच जाता है। हैकलर कहता है रूस के सिफारत खाने आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखकर खुशी हुई। समित कहता है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। हैकलर कहता है कि तुम इस घरों को रोकोगे जिससे मैंने राब्ता किया है। मेरे जिंदान में होने की वजह से इन्हें ये नहीं करना होगा, क्योंकि अगर वो अब्दुल हमीद को मार देते हैं तो वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनके वारिस और शहजादों को मार सकते हैं, वो अब्दुल हमीद तक नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से इसे मनसूख होना चाहिए। समित कहता है नहीं जनाब हैकलर, इसे मनसूख नहीं किया जाएगा। हैकलर कहता है मैं कहता हूँ कि सब कुछ नाकाम हो जाएगा और मैं कहता हूँ कि अब्दुल हमीद मर जाएगा। समित कहता है मैं इन आदमियों से राब्ता करना चाहता हूँ। मंजर पलटता है, रात के वक्त पाया तख्त में एक बग्गी चलते हुए रुक जाती है। फिर इस बग्गी से खलील खालिद और उनके जासूस निकलकर एक मकाम की जानिब बढ़ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि समित ऐन उनके पीछे देख रहा होता है। खलील और उनके साथी डाक खाने पहुँचते हैं। सलीम अफंदी कहते हैं कि हम जल्दीज महल से आ रहे हैं, हमें एक पोस्ट बॉक्स खोलना है। मुलाजिम कहता है क्या आपके पास इजाजत नामा है। अगर आपके पास कोई सनद नहीं है तो मैं इसे नहीं खोलने दूंगा, हर कोई आकर मुझे हुक्म नहीं दे सकता। खलील मुलाजिम को गिरेबान से पकड़कर कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। नौजवान कहता है ठीक है, मैं अभी इसे खोल रहा हूँ, बताइए किस नंबर का बॉक्स खोलना है। तातार बताते हैं 45 नंबर का। फिर वो नौजवान 45 नंबर बॉक्स खोलकर उसमें पड़ी दस्तावेज खलील को दे देता है। पाया तख्त में रात की बारिश का मंजर दिखाया जाता है। फिर बेदार सुल्तान बलवास्की को कहते हैं कि आप तो हमारी पुरानी दोस्त थी, इसलिए हमने आप पर एतमाद किया। हमने ये सोचकर आपको ये बड़ी मदद फराहम की थी कि आपने जिस तंजीम की बुनियाद रखी है इनका इरादा ठीक है, लेकिन आप तो हमारे खिलाफ खड़ी होकर नाकाबिल यकीन मंसूबे बनाती रहीं। बताइए कि आपका मकसद क्या था मादाम, आप किसके साथ काम करती हैं। बलवास्की कहती है कि मैं किसी और के साथ काम नहीं करती और आपके बरअक्स मुझे किसी और पर एतबार भी नहीं है।
मैं ओहद के संदूक ताबूत सकीना की तलाश करने के लिए यहाँ आई थी, वो शीशों कदीम अमानत को हासिल करने के लिए। बेदार कहती है, ठीक है, आपने इस लेबोरेटरी को क्यों खोला था? सल्तनत उस्मानिया में बीमारी फैलाने से आप क्या हासिल करना चाहती थी? बलवास्की कहती है, मैं आपकी आवाम, आपकी फौज और यकीनन आपके खानदान को भी खत्म करना चाहती थी। बेदार कहती है, क्यों? अगर आपका वाहिद मकसद ताबूत सकीना को हासिल करना था तो आपने ऐसा क्यों किया? बलवास्की कहती है, मुझे मालूम हुआ कि ये मुकद्दस आसार यरूशलेम की मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, मगर इन अराजी पर भी उस्मानियों का कब्जा है। बेदार कहती है, इसीलिए आपने गुल जमाल को इस्तेमाल किया है ना? हमें इसके कमरे से रकम और जिन जमीनों को आप खरीदना चाहती थी इनके नक्शे मिले हैं। बलवास्की कहती है, वो अपने शौहर मोहम्मद आफंदी की मदद से आपके खानदान का हिस्सा बनकर एक छोटी सी जमीन खरीद सकती थी, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा जमीनों की जरूरत है। बेदार, आप सबको तबाह बर्बाद होना होगा। बेदार कहती है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा, आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। बलवास्की, और मुझे डर है कि आप इस घनाउने जुर्म की वजह से अपनी बाकी जिंदगी जिंदान में ही गुजारेंगी। बलवास्की कहती हैं, और मुझे डर है कि आप ये देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहेंगी। बेदार, इसके बाद डियाना को भी कैद में दिखाया जाता है। उस्मान कहता है कि क्या डियाना आप ठीक हैं? डियाना, मैं तुम्हें ये बता दूं कि हैकलर भी पकड़ा जा चुका है। रूस के सफीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाने के लिए इसे गिरफ्तार किया गया है। डियाना कहते कि आप लोगों ने ये क्या किया? उस्मान कहता कि ठीक है, मगर आखिरकार हमने हैकलर को पकड़ लिया और आप भी तो पकड़ी गई हैं। अगर हम चाहें तो हम आपको सुल्तान अहमद तौफीक के मकान में खवातीन के जिंदान में रख सकते हैं। आप वहां हमारी खवातीन के साथ इज्तमाई हो सकती हैं। आप मजेदार तुर्क खाने पकाना सीख सकती हैं, मगर आपका ये खाना खाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलेगा। डियाना कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उस्मान कहता कि नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि होगा क्या। लेकिन अगर आप कहेंगी कि मैं जो कुछ भी जानती हूँ सब कुछ बताऊंगी सो गुतलू, तब मैं इनसे बात कर सकता हूँ, तब हम आपको रिहा भी कर सकते हैं। डियाना कहते कि तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकोगे, मैं एक सिफारतकार हूँ। उस्मान कहता कि कोई नहीं जानता कि आप यहाँ हैं और आपका अजीज हैकलर भी तो जेल में पहुँच चुका है। और अगर आपको लगता है कि गोल्ड स्मिथ आपको बचाएगा तो आप गलती पर हैं। उसे तुम्हारे पास आने में बहुत अरसा लगेगा। मुझे लगता है कि वो आपको पहले ही भूल चुका है। डियाना कहती है, फिर मैं इस वक्त का इंतजार करूंगी जब तक कि वो मुझे याद नहीं करेगा। उस्मान कहता है कि ठीक है, फिर हम भी भूल जाएंगे कि आप यहाँ पर कैद हैं। फिर उस्मान सिपाही को कहता है कि तुम इसे पानी के सिवा कुछ नहीं दोगे। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान के सामने हाजिर हो जाती हैं। वो कहती है कि मैं आपको फौरन वो बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे अभी मालूम हुई हैं। मुझे इनके पीछे के मकासिद मालूम हुए हैं सुल्तान। वो जमीला सुल्तान की विरासती हवेली क्यों खरीदना चाहती थी? इन्होंने हवेली के नीचे से एक सुरंग खोदी है और वो ओहदनामे के संदूक तक पहुंचना चाहते थे। सुल्तान फरमाते हैं, तो हमने जिन आदमियों को पकड़ा था वो मादाम बलवास्की के आदमी थे। इससे कबल हमने जो मंसूबा तैयार किया था, जो यल्दीज महल में ओहदनामा का संदूक तलाश करने आए थे, हमने इन तमाम लोगों को पकड़ लिया था जो ये करना चाहते थे। मादाम बलवास्की हमारी आंखों से ओझल हो गई थी, मगर आपने इसे पकड़ लिया। बेदार कहते कि यकीन कीजिए, मैं मादाम की बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। इसकी आंखें एक खूनख्वार जानवर की तरह लग रही थी। इसने इस लेबोरेटरी की बुनियाद सल्तनत और हमारे लोगों को तबाह करने के लिए की थी और इसने दारुल हुकूमत में मकसद के मुताबिक इस बीमारी को फैलाया है। सुल्तान खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आपको इसका अदराक न होता और इसे गिरफ्तार न करती तो कौन जानता था कि वो कितने और बुरे काम कर सकती हैं। बेदार कहती हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं सुल्तान? हमारे बहुत से दुश्मन जिन्हें हम नहीं जानते हैं, हम किस तरह अपने अवाम की हिफाजत करेंगे सुल्तान? सुल्तान फरमाते हैं, हम किसी की हिफाजत नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर हम सब के लिए कोई मुहाफिज ढूंढ लें
تو ظالم ہمیشہ ظلم کا نیا راستہ تلاش کرے گا۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پہلے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں۔ ہم ہمیشہ حق کے راستے پر رہنے کی کوشش کریں گے اور منصفانہ حکمرانی کریں گے۔ ہم اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اور ہم بے حد محنت کریں گے۔ ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کے خلاف طاقت کا بھی استعمال کریں گے سلطانہ۔ تب ہم خود اور اپنے پیاروں کو اللہ کے حضور مستعفی کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بیدار کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری عوام کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد عبد القادر اور سمیت کو رات کے وقت پایا تخت میں چہل قدمی کرتے دکھایا جاتا ہے۔ عبد القادر کہتے ہیں کہ میں سو نہیں سکا تھا۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ان بچوں کے چہرے میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ کون اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے اور کیوں؟ سمیت کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا عبد القادر صاحب۔ عبد القادر کہتے ہیں کوئی شخص ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ انسانیت سوز مقام ہے۔ کوئی شخص اتنا وحشی کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان بہت معصوم ہوتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن غلط تربیت کی وجہ سے یہ بڑے ہوتے ہی وحشی بن جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا ظلم ہے، اس کے بارے میں سوچئے گا۔ ایک بچہ پہلے تو بہت معصوم ہوتا ہے، صاف دل، خلوص اور سب کے ساتھ رحم دل۔ پھر اچانک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مارنے پر اتر آتا ہے۔ میں انتہائی شفاق قاتلوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بچے بھی تھے اور معصوم بھی۔ انہیں ایسا کرنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ سمیت کہتا ہے کہ شاید ہر شخص کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ عبد القادر کہتے کہ نہیں سمیت، یہ ناممکن ہے۔ معاشرہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ پیسہ اور طاقت حاصل کرنے کی آرزو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو یہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ معصوم بچے مر چکے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سمیت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں عبد القادر۔ ہم انہیں واپس تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی قیمتی یادوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم وہ ناقابل فراموش ہو سکتے ہیں۔ لوگ انہیں یاد رکھیں گے، وہ ان کی یادوں، دماغوں اور دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ہم اسکول کے باغ میں ان کے نام پر ایک یادگار بنائیں گے، ایک بڑی یادگار، ایک کراس عیسائی صلیب جو ان کے عقائد کی نمائندگی کرے گی۔ کم از کم لوگ اس یادگار کو دیکھیں گے اور ان کی قیمتی یادیں یاد کریں گے۔ عبد القادر کہتے ہیں یہ اچھا خیال ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ سمیت کہتا ہے کہ یہ ہم کریں گے عبد القادر، لیکن اس کے لیے اجازت حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ عبد القادر کہتے ہیں میں اجازت نامہ حاصل کر لوں گا، ہم ان معصوم بچوں کے مقروض ہیں۔ پھر سمیت اور عبد القادر بغل گیر ہو جاتے ہیں، لیکن سمیت اپنا چہرہ شیطانی بنا دیتا ہے، منظر پلٹتا ہے۔ احمد جلال الدین خلیل کو کہتے ہیں ہم نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، ہمارے سلطان کی حفاظت کی جائے گی۔ خلیل کہتے ہیں پاشا، لیکن ہم ابھی بھی خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں ہمیں جو پتہ ملا ہے وہ اس خطرے کی جڑیں ہو سکتی ہیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے خلیل خالد، ہم ان ظالم لوگوں کو لا علم رکھیں گے۔ سلیم افندی کہتے ہیں لیکن میرے پاشا ہیکلر نے ان سے مل کر پہلے ہی اپنے منصوبے بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اسے روکتے ہیں تو بھی یہ منصوبہ جاری رہے گا۔ منظر پلٹتا ہے، سمیت ایک ویران جگہ پر بگی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ بگی میں جا کر اسلحہ اٹھاتا ہے، پھر وہ پستول میں گولیاں بھر دیتا ہے۔ اس کے بعد سمیت سامنے والے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت سے نوجوان موجود ہوتے ہیں۔ سمیت اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتا ہے، وہاں موجود ایک آدمی کہتا کہ کمانڈر۔ سمیت کہتا کہ میں آپ کا کمانڈر نہیں ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ آپ اور میں ہم سب تاریخ کو بدل دیں گے۔ جب آپ عبد الحمید کو مارو گے تو یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا اور عظیم اسرائیل کی ریاست کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ نوجوان کہتا ہے کہ ہم عبد الحمید کے دروازے کو وعدہ شدہ زمینوں میں داخل ہوں گے۔ سمیت کہتا ہے ہاں بالکل، ہم ان ممالک میں ایسے داخل ہوں گے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی موت کے بعد مصر میں داخل ہوئے تھے۔ پھر سمیت اس بیگ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے ہتھیار موجود ہیں۔ نوجوان وہ ہتھیار اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پھر سمیت اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لیتا ہے
और उसे बुलंद करके कहता है कि हमारे दरमियान काम करने वालों के लिए एक मखसूस खुफिया नंबर होगा। इसके बाद पाया तख्त में सुबह का मंजर दिखाया जाता है। अब्दुल कादिर अपने वालिद के पास महल के बाग में पहुंचते हैं। वहां बैठी नईम सुल्तान पूछती है कि हमने आपको कल से नहीं देखा है। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो आप भी हमारे साथ नहीं थे। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मुझे खाने के वक्त का एहसास नहीं हुआ। मैं सुल्तान मुअज्जम से कुछ चाहता हूँ। सुल्तान फरमाते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर कहते हैं कि जर्मनी के एक स्कूल से मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। वो मशरिक में चर्च के स्कूल जाता है और वहाँ के मसीही तलबा को लेक्चर देता है। मैंने वहाँ कुछ लेक्चर भी दिए हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले तलबा एक धमाके में हलाक हो गए हैं। सुल्तान फरमाते हैं, मैं जानता हूँ बेटे, पुलिस एहलकार इनकी तहकीकात कर रहे हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं, वालिद मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। तलबा की कीमती यादों को जिंदा रखने के लिए लोग स्कूल के बाग में एक यादगार बनाना चाहते हैं और मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा कामों की वजह से इसमें काफी वक्त लग सकता है। सुल्तान फरमाते हैं, ठीक है, तहसीन पाशा से कहिए वो इस काम में तेजी लाएंगे। अब्दुल कादिर कहते हैं, शुक्रिया, ये सब वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं अभी भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल सका। मंजर पलटता है। खलील खालिद अपने तमाम साथियों के साथ एक घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर खलील कहते कि नादिर साहब दरवाजे को खोलिए। नादिर साहब किक से दरवाजा खोल लेते हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ गुंडे छत से बाहर कूद जाते हैं और कुछ सामने आ जाते हैं। कोई खलील के हत्थे चढ़ता है तो कोई नादिर साहब के। खलील के सामने जो भी आता है उसे गोली मार दी जाती है। एक एक करके सबको कत्ल कर दिया जाता है। फिर खलील वो छड़ी उठाते हैं जो समित के हाथ में होती है। दूसरी तरफ नादिर साहब पर जख्मी आदमी फायर करने ही वाला होता है कि खुशकिस्मती से उस्मान वहां आ जाता है और वो उसकी खोपड़ी में गोली उतार देता है, जिसकी वजह से नादिर साहब बच जाते हैं। फिर खलील वो छड़ी लेकर बाहर आ जाते हैं। तातार पूछते हैं कि ये क्या है जनाब। खलील कहते हैं कि अंदर से सिर्फ यही एक चीज मिली है। तातार कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं जनाब, हर बंदूक में सिर्फ एक गोली थी। सलीम आफंदी कहते हैं कि एक शख्स रियासत के खिलाफ एहतजाज करना चाहता है, लेकिन अपने साथ सिर्फ एक गोली क्यों रखेगा। खलील कहते हैं, यकीनन ये नामुमकिन है और ये भी कोई आम चीज नहीं है। तातार कहते हैं कि ये क्रिप्टोग्राफिक है, इसका कोई खुफिया नंबर हो सकता है। इसके बाद समित एक खुफिया तहखाने में मौजूद होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो कुल्हाड़ी लेकर तहखाने में आगे बढ़ने लगता है। फिर वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत से नौजवान मौजूद होते हैं। समित कुल्हाड़ी को टेबल में मारता है और कहता है कि ये इनकलाब से पहले हमारी आखिरी मुलाकात है। आप ही वो बहादुर नौजवान हैं जो इंतकाम की आग में जलते रहे। ये हाथ आपका बदला लेगा। फिर समित अपने हाथ पर चढ़े ग्लव्स को उतार लेता है और कहता है कि इस हाथ को चूमो ताकि आप इस हाथ पर अपना एहतराम जाहिर कर सकें जो अब्दुल हमीद को मार डालेगा और आपका मुझ पर एतमाद मजबूत हो जाएगा। फिर तमाम लोग समित के हाथ का बोसा लेते हैं और इस तरह से नाजरीन इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ।